हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। क्लास 10 लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये टॉपिक है, दैट इज नेफ्रॉन। और इसका डायग्राम जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नेफ्रॉन जो है वो चीज है किडनी के अंदर में जो प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू से क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। और यूरिन में जो है यूरिया होता है, एमोनिया होता है, वेस्ट मटेरियल्स होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन होकर के ये यूरिन जो है ना फिर पास आउट हो जाता है और हमारे बॉडी से यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना ये सब रिमूव हो जाता है, यानी कि एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाता है। तो ये एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये जो होगा यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू से होगा, और वो करवाएगा कौन, ये करवाएगा नेफ्रॉन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, नेफ्रॉन है। फुल जोश के साथ हम लोग पढ़ने के लिए जो है तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं देखो नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन जो है ना ये हमारे किडनीज के अंदर में होते हैं, ठीक है। बहुत ही टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन जो है, बहुत टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है इन टर्म्स ऑफ मिलियंस में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ मिलियंस, मिलियंस इन ईच किडनी। हर एक किडनी में जो है ना मिलियंस मिलियंस के टर्म्स में जो है ये नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये दिखने में कैसा लगेगा, ये दिखने में जो है हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह लगेगा। अभी हम लोग जो है देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। ओके, ये नेफ्रॉन्स होते हैं। नाउ यू सी, नेफ्रॉन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, नेफ्रॉन बनाते हैं। एक चीज याद होगा बच्चों, यहाँ पर जो है ये है रीनल आर्टरी, ऐसे करके ये कल जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, ये यहाँ पर रीनल आर्टरी आया था। रीनल आर्टरी आकर के ये जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड लेकर के आया था और ये सप्लाई दे दिया किसमें, ये सप्लाई दे दिया किडनी में, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये किडनी में सप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो है देखो ये है रीनल आर्टरी, दिस वन इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग कौन सा ब्लड, इट इज ब्रिंगिंग नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड। Renal artery is bringing nitrogenous waste containing blood to the kidney. Renal artery यहाँ पर आया, ये डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे प्रोजेक्शंस में, बहुत सारे स्मॉलर ब्रांचेस में। हर एक ब्रांच को हम लोग कहेंगे रीनल आर्टेरियोल कहेंगे। आर्टेरियोल किसको कहते हैं, आर्टरी का स्मॉल ब्रांचेस को कहते हैं आर्टेरियोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रीनल आर्टरी विल गेट डिवाइडेड इनटू रीनल आर्टेरियोल, और वही एक आर्टेरियोल जो है देखो ये आर्टेरियोल जो है ये जाएगा किसमें, नेफ्रॉन में जाएगा, ठीक है। आर्टेरियोल जाएगा नेफ्रॉन में। तो देखो यहाँ पर जो है वही एक आर्टेरियोल है, ध्यान से यहाँ पर देखना है बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके देखना होगा। यहाँ पर जो है ये आर्टेरियोल है, ये जो आर्टेरियल यहाँ पर आ रहा है वही आर्टेरियल है ये, ठीक। ये आर्टेरियल, ये जो आर्टेरियल आया ना वही आर्टेरियल है ये। इस आर्टेरियल को हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ARRENT, एफरेंट आर्टेरियल, या फिर क्या भी कहते हैं, या फिर हम लोग रीनल आर्टेरियोल भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो है ब्लड को लेकर के आता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, नेफ्रॉन का बिगिनिंग में जो है देखो यहाँ पर एक हाईली कोल्ड यहाँ पर एक पोर्शन होगा। इसके अंदर है मतलब कि ये नेटवर्क होता है, ये रीनल आर्टेरियल जो है ना ये एकदम नेटवर्क की तरह एकदम पूरा हाईली कोल्ड एकदम लपेटा सपेटा हुआ इस तरह से रहेगा, और ये फिर बाहर ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हाईली कोल्ड, ये तो मैं बहुत कम बनाया हूँ, बहुत ज्यादा ही मतलब लपेटा सपेटा हुआ रहता है, नेटवर्क की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ये जो नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर होता है ये इसको हम लोग कहते हैं, ये हाईली कॉइल्ड नेटवर्क की तरह जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस हम लोग कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस मींस ए टफ्ट ऑफ TUFT, टफ्ट। टफ्ट मतलब क्या है, ए नेटवर्क, ए बंडल, एक गुच्छा। किस चीज का गुच्छा? रीनल आर्टेरियोल का गुच्छा। तो यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ ये जो है कैपिलरी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। एंड दिस ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड इनसाइड ए डबल लेयर कप शेप स्ट्रक्चर। ये जो है एक डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर में ये प्रेजेंट होता है। दिस डबल लेयर कप शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग कहते हैं फिर बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, ये जो डबल लेयर कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। नाउ ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं मालफिजियन कॉर्पसल कहते हैं, मालफिजियन कॉर्पसल, ठीक है। मालफिजियन कॉर्पसल। इंसेक्ट के अंदर में एक होता है मालफिजियन ट्यूबुल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड है,
वो मालफिजियन ट्यूबुल होता है, बट यहाँ पर ये है मालफिजियन कॉर्पसल। तो फर्क है, ठीक है ना, फर्क याद रखना। इंसेक्ट के अंदर में होगा मालफिजियन ट्यूबुल, एक्सक्रेशन करने के लिए स्ट्रक्चर होगा। जैसे हम लोग के अंदर में नेफ्रॉन है, वो लोग के अंदर में होता है मालफिजियन ट्यूबुल, नेफ्रॉन के बदले में वो लोग के अंदर में होता है मालफिजियन ट्यूबुल, कोई कोई इंसेक्ट के अंदर में। और हम लोग में यहाँ पर ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का एक छोटा सा पार्ट है ये मालफिजियन कॉर्पसल, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना देखो, ये जो ये ग्लोमेरुलस है, बाउमेंस कैप्सूल है, इसमें जो है ना पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देखो यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप्स होते हैं, 3 ब्रॉड स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये सबसे पहला स्टेप होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हम यहाँ पर जो है ना 1 2 3 ऐसे करके लिखते जाएंगे, और यहाँ पर ये 1 2 3 स्टेप जो है ना ये कहाँ पर होता है वो भी हम यहाँ पर मार्क करते जाएंगे, ठीक है, समझते रहना। यहाँ पर जो है देखो, ये जो पहला यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है और बाउमेंस कैप्सूल है, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू से होता है पहला स्टेप, दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है देखो ये है ब्लड कैपिलरी, यानी कि रीनल आर्टेरियल है तो ब्लड कैपिलरी के बराबर ये सेम। इसमें जो है यहाँ पर ये ब्लड आया, ये ब्लड में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स है। देखो नाइट्रोजनस वेस्ट तो है ही इसके अंदर में, साथ में यहाँ पर वाटर है, डाइजेस्टेड फूड भी है, मिनरल, न्यूट्रिएंट, आयरन, हर चीज है इस ब्लड के अंदर, ठीक है। अच्छा भी चीज है और खराब वाला भी चीज है, यानी कि यूजफुल मटेरियल भी है और फिर यहाँ पर वेस्टफुल मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल भी है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हार्मफुल मटेरियल, यहाँ पर जो है ना ये सब सारे यहाँ पर वो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ वो यूजफुल मटेरियल भी यहाँ पर आया है ब्लड के साथ साथ। यहाँ पर क्या होगा, अब ये ब्लड जो है, ब्लड ये कैपिलरी जो है या फिर आर्टेरियल जो है, ये बहुत पतला होने के कारण से क्या होगा, ये ब्लड जो है ना, ब्लड का कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर हो गया, फिर जाकर के डाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट तो होगा ही, वो सब सारे जो है ना यहाँ पर ये ब्लड से बाहर निकलेगा, ऐसे करके डिफ्यूज आउट होगा, यानी कि फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। वो सब सारे कंपोनेंट्स जो है अलोंग विथ वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आल्सो दे विल गेट डिफ्यूज आउट, यहाँ पर जो है डिफ्यूज आउट हो जाएगा, बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कि बहुत अल्ट्रा वे में, मतलब कि बहुत फाइन वे में फिल्टर करना, दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये फिल्टर होकर के ये सब सारे कंटेंट्स, मतलब फिल्ट्रेट जो होगा ना, फिल्टर करने के बाद जो नीचे गिरता है दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट हम लोग कहते हैं। वो जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर, वो फिल्ट्रेट यहाँ पर आकर के जमा होगा एक यहाँ पर ट्यूब में। अब यहाँ पर एक ट्यूब होता है, देखो यहाँ पर जो है होते हैं एक बहुत ही हाईली कोइल्ड ऐसे करके ट्यूबुलर पार्ट। दिस हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये हाईली कोइल्ड पार्ट। इसके बाद जो है यहाँ पर होते हैं एक लॉन्ग हेयर पिन लाइक हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर, हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर। दिस लॉन्ग हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लूप ऑफ हेनली कहेंगे, ठीक है। दिस पोर्शन इज नोन एज लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के बाद यहाँ पर जो है ना एक और हाईली कॉइल्ड, देखो ऐसे करके पार्ट होता है बच्चों, ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है, दिस हाईली कॉइल्ड पार्ट इज नाउ कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डीसीटी कहते हैं, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, DISTL। और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को यहाँ पर स्पेलिंग लिख दिया है, डिस्टल का स्पेलिंग समझ लो DISTL। ये लास्ट वाला पीछे वाला पोर्शन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टल पार्ट कहते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। बायोलॉजी में स्टार्टिंग वाला, आगे वाला को कहते हैं प्रॉक्सिमल और पीछे वाला को कहते हैं डिस्टल। इसलिए यहाँ पर ये नेफ्रॉन का पीछे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पर जो है बच्चों देखो, इसमें जो है ना ये जो यहाँ पर फिल्टर होकर के इसमें ये पीसीटी में जो आया है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जो आया है कंटेंट्स, तो इसमें क्या क्या चीज है, इसमें बहुत सारे चीजें यूजफुल मटेरियल है, जैसे कि वाटर है, डाइजेस्टेड फूड है, मिनरल है, आयंस है, न्यूट्रिएंट्स है, शुगर्स है, सॉल्ट्स है, फिर जाकर के इसमें जो है ना फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, सारे चीज इसमें प्रेजेंट है, सारे चीज जो है ना फिल्टर होकर के आ गया। तो यहाँ पर जो है अगर वाटर, यूरिया, वाटर, डाइजेस्टेड फूड, आयंस, मिनरल्स, ये सब सारे चीज यूरिन बन करके अगर ऐसे करके बाहर अगर निकल जाए तो क्या होगा,
वो सब सारे यूजफुल मटेरियल जो है ना वेस्ट होते रहेगा हमारे बॉडी से। हम लोग इधर खाते रहेंगे और उधर जो है यूरिन के थ्रू से निकलते रहेगा बाहर, हमारे बॉडी में कुछ लगेगा ही। इसलिए क्या करना जरूरी है, यहाँ पर जो है ना वो सब वेस्ट मटेरियल जो बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ तो वाटर जो है, वाटर तो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, वो तो फिल्टर होकर के आएगा ही, है ना। फिर जाकर के डाइजेस्टेड फूड वो भी डाइजेस्ट हो चुका है, वो भी बहुत सिंपल मॉलिक्यूल बन गया है, तो वो भी जो है बहुत स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, वो भी आएगा ही। वो सब जो है ना बाय मिस्टेक आ गया है इसमें, लेकिन ये सब को हम लोग वेस्ट ऐसे करके बाहर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है कुछ लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना ये पोर्शन में क्या किया जाएगा, फिर से उसको जो चीज आ गया है यहाँ पर, जो अच्छा चीज यहाँ पर आ गया है ना, यूजफुल मटेरियल, उसको जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे बॉडी में, ठीक है ना। दैट स्टेप विल बी नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग, उस स्टेप को हम लोग कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंस जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो देखो यूजफुल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, यहाँ पर जो है 100% जो वाटर आता है उसमें से जो है ना 99% वाटर को जो है ना रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारे बॉडी में जो है देखो, हमारे दोनों किडनीज में जो है एक दिन में अगर ये जितना पानी यहाँ पर फिल्टर होकर के इधर आ रहा है, फिल्ट्रेट बनकर, मतलब जितना पानी यहाँ पर फिल्टर हुआ, अगर वो पानी यूरिन बन के सारा पानी को बाहर निकाल दिया जाए ना, तो एक दिन में जो है ना 180 लीटर यूरिन बनेगा, 180 लीटर यूरिन। अभी कितना बन रहा है, अभी बनता है 1.5 लीटर यूरिन बस पर डे। एक दिन में जो है 1.5 लीटर यूरिन अभी प्रोड्यूस होता है। फिर भी जो है हर पीरियड जैसे ही घंटी लगता है उस वक्त जो है हम लोग उठ करके एकदम बाहर जाते हैं, ठीक है ना। हर पीरियड में जाते हैं, हर पीरियड में मतलब कि निकालना पड़ता है, ठीक है। और अगर 180 लीटर अगर यूरिन प्रोड्यूस होता तो फिर क्या हाल होता, तब फिर वॉशरूम जाने का जरूरत नहीं पड़ता। हमारा क्लासरूम जो है ना, क्लासरूम में ही वॉशरूम रहता, मतलब कि हम लोग बैठने का जो जगह है ना उसमें केबिन बना करके उसी में जो है ना मतलब वॉशरूम वाला केबिन बना दिया जाता है, ठीक है ना। वैसे ही करके सारे स्टूडेंट्स एकदम रहता, और शायद टीचर को भी ऐसा ही करना पड़ता, टीचर भी जो है ऐसे मूव करके एकदम पढ़ा भी नहीं पाता, ठीक है। तो 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं होता है। 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो वो यहाँ पर तो आया 180 लीटर, मतलब कि आप पूछोगे कि 180 लीटर, हमारे बॉडी में तो पानी है ही नहीं, तो 180 लीटर कहाँ से यूरिन बना। वो बार बार देखो यहाँ पर जो है ना ये पानी आता है, आने के बाद यहाँ पर 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वही पानी ब्लड में चले जाता है, फिर वही घूम करके आता है, फिर 1% बाहर निकल जाता है यूरिन बन के, 99% फिर क्या होता है, 99% फिर यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसे फिर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वही पानी घूम करके आता है ब्लड के द्वारा। तो ऐसे कर करके 180 लीटर जो है ना यूरिन बनता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए 180 लीटर यूरिन नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है ना 99% वाटर जो है ना 99% वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सिर्फ 1% पानी जो है ना यहाँ पर इधर आता है, 1% वाटर, ठीक है। 1% पानी, तो 1% जो है यहाँ पर पानी गया, 1% पानी जो है बस गया है यहाँ पर। और एक चीज देखो, यहाँ पर जो है ना ये सब अच्छा चीज जो था, यानी कि शुगर हो गया, मतलब डाइजेस्टेड फूड हो गया, आयंस हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है ना, वाटर भी, सब यहाँ पर जो है ना ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, और ये लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग पोर्शन में क्या यहाँ पर क्या होता है, ये फिल्ट्रेट जो है ना ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेट ऐसे करके आ रहा है, तो यहाँ पर ये डिसेंड हो रहा है ना, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली का, डिसेंडिंग लिम्ब, LEMB, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पर फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, पानी उनी जो भी होगा, फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पर जो है ना ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब इधर जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये दोनों पोर्शन जो है ना, ये दोनों पोर्शन में यहाँ पर होते हैं सेकेंड स्टेप, ये दोनों पोर्शन में होगा सेकेंड स्टेप, यानी कि ये PCT और ये डिसेंडिंग लिम्ब में होगा सेकेंड स्टेप, यानी कि क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा। यहाँ पर जो है 99% देखो क्या क्या रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 99% वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, ये सब सारे चीज जो है ना रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और रीएब्जॉर्ब करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है, रीएब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर जो है ना देखो ऐसे करके ये जो यहाँ पर
ये जो आर्टेरियोल ऐसे करके बाहर निकला है ना, ये बाउमैन्स कैप्सूल से जो बाहर निकला है, इसको हम लोग कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, इफरेंट आर्टेरियोल। अभी देखो यहाँ पर जो है पानी एब्जॉर्ब करने का चक्कर में ना, पानी एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्टेड फूड भी एब्जॉर्ब किया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करने का चक्कर में यहाँ पर जो है ना, वो वेस्ट मटेरियल जो था ना, जो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया था, जब पानी को एब्जॉर्ब किया गया तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जो है ना वो भी एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, एक्सीडेंटली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पानी एब्जॉर्ब तो नहीं कर, पानी में जो है ना वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, घुला मिला हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब करने के चक्कर में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना वो भी डिसॉल्व हो गया, वो भी जो है डिसॉल्व था वो भी एब्जॉर्ब हो गया, और वो चले गया कहाँ, वो चले गया यहाँ पर जो ये इफरेंट आर्टेरियोल आया है ना, इफरेंट आर्टेरियोल देखो ऐसे करके आता है, और ये ऐसे करके जो है ना पूरा लपेटा सपेटा हुआ रहता है। ये इफरेंट आर्टेरियोल क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये ब्लड वेसल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये ब्लड वेसल ऐसे करके, ब्लड कैपिलरी जो ऐसे करके लपेटा हुआ रहता है पूरा लूप ऑफ हेनरी में, तो वो यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट, पानी और यूजफुल मेटल सब कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद वो ये आर्टेरियोल जो है इसमें भेज दिया गया, यानी कि ब्लड में शामिल हो गया। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अगर उसको नहीं निकाला जाए तो फिर यूरिन फॉर्मेशन कहाँ से होगा और एक्सक्रेशन कैसे होगा, इसलिए जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है ना जो एब्जॉर्ब यहाँ पर कर लिया गया है उसको फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेक्रेट आउट किया जाएगा, ठीक है ना, सेक्रेट आउट। सो सेक्रेशन, थर्ड स्टेप इज द सेक्रेशन। यहाँ पर जो है ना जो नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया गया था वो नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है ना फिर से यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा, कौन सा पोर्शन में, एसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर जो है ना बाहर निकालेगा, ठीक है, और ये डीसीटी वाला पोर्शन में बाहर निकालेगा, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब कर लिया गया था ना एक्सीडेंटली, अब उसको जो है ना फिर से बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल करके इसमें जो है ना इसमें छोड़ देगा, ठीक है। तो अब ये डीसीटी जो है इसमें एक बार ध्यान से देखो, डीसीटी में क्या क्या चीज अभी प्रेजेंट है। डीसीटी में जो है यहाँ पर 99% वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर 1% पानी जो बचा था वो 1% ऑफ वाटर यहाँ पर बचा हुआ है, इसमें 1% ऑफ वाटर बचा हुआ है, 1% ऑफ वाटर है, प्लस और क्या क्या है, और इसमें जो है ना यूरिया है, प्लस और क्या है, यूरिक एसिड है, प्लस और क्या है, एमोनिया भी है, मतलब ये सब सारे चीज जो है यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये सब सारे चीज जो है ना ये सब तो फिर सेक्रेट किया गया ना, एब्जॉर्ब कर लिया गया था लेकिन फिर से सेक्रेट आउट किया गया, ठीक है। और कुछ आयंस भी जैसे कि हाइड्रोजन आयंस, फिर जाकर के बाइकार्बोनेट आयंस HCO3- बाइकार्बोनेट आयंस एसेट्रा, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन जो एक्सेस होता है, अगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए ये सब आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वो सब सारे आयन जो हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है वो सब जो है ना यहाँ पर सेक्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये डीसीटी जो है मेनली डीसीटी में यहाँ पर क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है सेक्रेशन। अब यहाँ पर जो है इसमें 1% ऑफ वाटर है। अभी फाइनली यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे करके जो है ना ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर जो है ना जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है कलेक्टिंग डक्ट जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नेफ्रॉन से यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर निकला 1% ऑफ वाटर, 1% ऑफ वाटर अलॉन्ग विद यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है। तो यही 1% ऑफ वाटर अलॉन्ग विद यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जो है ना वो सब ड्रॉप करके निकलता है, वही सब ड्रॉप्स जो है ना दे आर नॉट एनीथिंग नथिंग, दे आर द यूरिन ड्रॉप्स। यहाँ पर जो ये सब निकलता है ना ड्रॉप करके 1% वाटर के साथ यूरिया, यूरिक एसिड ये सब मिल करके वो क्या है, वो सब जो है ना यूरिन का ड्रॉप्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है यूरिन का ड्रॉप्स यहाँ पर बन गया है। अब ये एक कलेक्टिंग डक्ट जो है इसमें जो है ना हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स होगा, एक नेफ्रॉन इधर भी, जैसे ये नेफ्रॉन, ये पूरा जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरा हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नेफ्रॉन। इस तरह का नेफ्रॉन जो है ना इधर भी है, ठीक है, इस तरह का नेफ्रॉन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारे ये नेफ्रॉन्स है, ठीक है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पर जो है होगा, हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है बच्चों, इसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स होगा, और सारे नेफ्रॉन से जो है यूरिन थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप थोड़ा रिलीज आउट किया जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में आकर के जमा होते जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो है कलेक्टिंग डक्ट है, सपोज हम यहाँ ये किडनी को जो है एक किडनी को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देखो समझाने के लिए यहाँ पर ये किडनी को थोड़ा सा बड़ा बना दिए, ऐसा मत सुनना कि ये किडनी एक साइड इतना छोटा होता है इतना बड़ा होता है, ऐसा नहीं, ये हम ऐसे बनाए समझाने के लिए, इसको चलो मिटा ही देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो है ये कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इस तरह का कलेक्टिंग डक्ट, इसमें एक कलेक्टिंग डक्ट में जो है हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स अटैच रहता है,
और वो सब सारे नेफ्रॉन्स जो है कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पोर करता है, रिलीज करता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये भी फिर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में होते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में इस तरह से होते हैं। ये सब सारे कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये सब यूरिन यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये सब एकदम जुड़ करके यहाँ पर जो है ना, ये सब ज्वाइन करके यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है एक सिंगल यहाँ पर एक ट्यूब बनता है। दिस ट्यूब इज नथिंग बट द यूरेटर बना। और वही यूरेटर से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर जो होता है कल हम लोग जो बनाए थे यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर जो है ये यूरिन आया, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन जो है बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर फाइनली यूरिन जो रिलीज किया जाता है ना यूरेथ्रा के द्वारा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं बच्चों, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन कहते हैं, मिक्चुरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्चुरेशन? प्रोसेस ऑफ रिलीज आउट ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन जो रिलीज आउट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन कहते हैं। एक एवरेज एडल्ट जो है एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन मिक्चुरेट करता है। और ये यूरिनेशन करना, मिक्चुरेशन करना, ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर में आता है। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? देखो, सडन एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हम लोग ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है, कांटा चुभ गया, एकदम पैर में चुभ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं क्या, अरे कांटा चुभ गया, दर्द हो रहा है, हटाओ, ब्लड निकलेगा, सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। कांटा चुभ गया तो हम लोग जैसे ही चुभता है फटाक से एकदम हम लोग टांग जो है खींच लेते हैं। या फिर जो है हम लोग कोई एक किचन में गए एकदम, ठीक है ना, आता तो कुछ नहीं है लेकिन दिखाने के लिए हम लोग जो है किचन में गए, थोड़ा सा इधर उधर खटरू खटरू करने के लिए, ठीक है ना, कि हमको बहुत सारी चीज़ आता है बनाने के लिए। तो होता है बहुत सारे आदमी जो है ना, इवन की गर्ल्स अभी बहुत सारे बड़े बड़े हो जाती है, फिर भी जो है ना कुछ भी नहीं आता है, घर का घरेलू काम, खाना वाना बनाना कुछ भी नहीं आता है, कोई भी सब्जी वब्जी बनाने का नहीं आता, ठीक है। तो वो सब जो है गया किचन में जो है वो सब जो है कुछ गर्म ऑब्जेक्ट जो है ऐसे करके पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ता है गर्म ऑब्जेक्ट तो क्या करता है, एकदम हाथ एकदम फटाक से एकदम खींच लेता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना ऐसे ऐसे फिर करने लगता है स्टाइल से एकदम, अरे जल गया, जलने वाला था, अरे हटा लिए, अच्छा किए। फिर उसके बाद फूंक मारता है, पानी में हाथ ऐसे करके डाल करके ऐसे करके हिलाया जाता है, ठीक है ना। वो सब बाद में होता है, लेकिन जैसे हम लोग टच करते हैं, सपोज ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ऐसे टच करते हैं हम लोग, तो जैसे ही टच करते हैं वैसे ही जो है ना हम लोग हटा लेते हैं, बिना सोचे समझे। सोचते नहीं है, सोचने का टाइम नहीं। अगर सोचने में रह गया ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हाथ जो है ना जल जाएगा। तो ये सोचने का काम बाद में होता है, ठीक है। पहले तो बिना सोचे ही एकदम फटाक से हाथ हटा दिया जाता है। तो बिना सोचे ही अगर हाथ हटा दिया जाए तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो हम लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, वो खुद से इनवॉलंटरी हो रहा है। और वो उसको कौन कंट्रोल करता है, चैप्टर नंबर 2 में है ये सब सारे बातें। उसको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। और अगर कोई काम हम लोग सोच करके समझ करके कर रहे हैं ना, दिमाग से अगर कर रहे हैं, ब्रेन से कर रहा है, ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो होगा वॉलंटरी एक्शन, ठीक है ना। वो वॉलंटरी एक्शन के अंदर में आएगा। जैसे कि अब अभी हम पढ़ा रहे हैं दिस वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, इनवॉलंटरी है, ये स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। लेकिन स्पाइनल कोड के बाद लास्ट में जो है ना ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता ही है, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो पूरा बॉडी का डायरेक्टर है। और ये स्पाइनल कोड जो होता है ना, ये क्या होता है, वो एक प्रिंसिपल होता है या फिर कोई टीचर इंचार्ज, ये सब हेडमास्टर ये सब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेन, ये पूरा डायरेक्टर होता है। तो कोई भी चीज जो है पहले स्पाइनल, देखो ये गर्म ऑब्जेक्ट एक टच कर लिया, स्पाइनल कोड जो है ना फटाक से एकदम इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है ना। स्कूल में आता है, देखो स्कूल में जो है कोई गुंडा मवाली आ गया, सब कुछ जाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में जो है अच्छी तरह से एकदम एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे तरह से एकदम, कभी नहीं भूलोगे, इस तरह से जो है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का बताता हूँ। देखो स्कूल में जो है कोई गुंडा मवाली आया, सबसे पहले जो है ना उसको कौन रोकेगा, गार्ड रोकेगा, ठीक है। अगर ज्यादा तोड़ तूफान करने लगा तो गार्ड जो है ना फटाक से दूसरा गार्ड को भेजेगा, मैसेंजर को भेजेगा, जाओ एकदम प्रिंसिपल को पहले बोलो, ठीक है ना, कि ऐसे गुंडा वाली आ गया है। तो प्रिंसिपल के पास पहले वो इन्फॉर्मेशन जाएगा। प्रिंसिपल जो है ना बोलेगा कि गेट को पूरा एकदम ताला लगा दो, किसी को अंदर आने नहीं दो, ठीक है ना। प्रिंसिपल जो है ना वो पहले फास्टली वो एक्शन करता है, प्रिंसिपल है हमारा स्पाइनल कोड। और डायरेक्टर जी जो है उसके पास तो बहुत सारे ओवरलोडेड वर्क्स रहता है पहले से, उसके पास देखे होंगे तुम लोग, जाते होंगे तो क्या करता है डायरेक्टर साहब, बोलता है हाँ सोचते हैं, हाँ करेंगे, हाँ करते हैं, ठीक है ऐसे करके बोल के भगा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास जो है ना बहुत सारे काम पहले से ही रहता है।
ठीक है ना, तो वो स्लोली काम करता है, ये ब्रेन है हमारा डायरेक्टर, ठीक है ना। तो पहले जो है वही प्रिंसिपल जो है स्पाइनल कॉर्ड, वो बोलेगा कि ये गेट बंद करो, ठीक है ना, या फिर मार मार के भगा दो उसे गुंडा वाले को। उसके बाद जो है ना, भगा देने के बाद तब वो प्रिंसिपल जो है ना, वो फिर जाकर के आस्ते से डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, हम जो है गुंडा वाले को भगा दिए। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये भी जाकर के रिपोर्ट करता है ब्रेन को लास्ट में कि हमारे बॉडी को ऐसा नुकसान होने वाला था, हम जो है ना उसको हाथ हटा दिए, अब आपको क्या करना है कीजिए। तब ब्रेन बोलता है कि अब जो है ना उसमें मरहम पट्टी लगाइए, फूंक मारिए, बैंडेज लगाइए, ठीक है ना, तब ये सब होता है। तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये यूरिनेशन भी करना जो है ना, ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। बच्चों में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो इन्फेंट होता है ना, बच्चा, इन्फेंट जो होता है वो लोग में रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये, ठीक है ना। शायद हम तभी से एडल्ट नहीं, एडल्ट तो मेंशन नहीं किया, हम लोग बोल रहे थे, हम लोग मतलब कि हम लोग जब बचपन में थे ना, इन्फेंट स्टेज में, तब ये था रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। मतलब इनवॉलंटरी था, अपने आप एकदम पास होते रहता था, हम लोग सोए हुए रहते थे, ठीक है ना, और फिर डायपर ऊपर होता था, उसमें जो है एकदम हो जाता था आराम आराम से, ठीक है। या वो भी दिन था, जमाना था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अभी क्या होता है, अभी वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है ना, अभी अपने आप पास आउट नहीं होता है। किसी किसी का होता हो तो बताना कमेंट, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा एक्सक्रेशन, ठीक है ना, ये एक्सक्रेशन है, बहुत मजेदार टॉपिक था ये, सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक्सक्रेशन इन प्लांट्स को लेकर के, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये एक ही लेक्चर छोटा सा होगा, 10 मिनट जैसा का लेक्चर होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक जो है फुल जोश के साथ एकदम पढ़ते रहना है, और फिर फुल जोश के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ठोकते रहना है। बाय बाय।